नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहती हैं देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंते नहीं है? तो कौन सा वर्ण है जो उच्चारण की दृष्टि से दंते नहीं है? ना, टा, दा या ता। तो इसमें से कौन सा दंत्य वर्ण नहीं है जो दांत से नहीं बोला जाता है? तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो ना है, दा है, ता है, था है, ये सब ला है और सा है, ये सब दंत से बोलने वाले वर्ण हैं। बचा कौन? टा। तो टा जो है वो मूर्धा से बोलने वाला है, उससे मूर्धा से बोला जाने वाला वर्ण है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? महाशय का संधि विच्छेद क्या है? तो महाशय, महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए मह प्लस आशय, ऑप्शन 2 महा प्लस आशय, ऑप्शन 3 मह प्लस आशय और ऑप्शन 4 महास प्लस आय। बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो महाशय शब्द का संधि विच्छेद है वो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है, महा प्लस आशय, महा प्लस आशय। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? धुंधला शब्द में विशेषण है। तो धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण है? तो धुंधला शब्द में जो विशेषण है वो है धुंधला हो, उजला उजला हो, अच्छा हो, बुरा हो, यानी कि उसके गुण के बारे में बात करेगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा कि ग्रामीण हो और चाहे क्षत्रिय हो। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अघोष वर्ण कौन सा है? तो इसमें से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष की बात करें तो ए सा है, बी हा है, सी जा है और डी आ है। तो बताइए अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण की बात करें, अघोष और सघोष, अघोष और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर क्या होते हैं? अघोष होते हैं। और तीनों सा और सा ये भी क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए सा क्या है? ये अघोष वर्ण है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सचिंद्र में कौन सी संधि है? तो सचिंद्र में कौन सी संधि है? सचि प्लस इंद्र हो जाएगा। तो बताइए कौन सी संधि है? ऑप्शन ए अयादि संधि, ऑप्शन 2 वृद्धि संधि, ऑप्शन 3 गुण संधि, ऑप्शन 4 दीर्घ संधि। तो बताएं सचिंद्र में कौन सी संधि है? तो सचिंद्र में जो संधि है वो होगी कौन सी? दीर्घ संधि। कौन सी? दीर्घ संधि। तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, सचि प्लस इंद्र। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे क्या कहते हैं? नहीं, अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए प्रयोग किया करते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए समानाधिकरण, ऑप्शन 2 बी व्यधिकरण, ऑप्शन सी विस्मयादिबोधक, ऑप्शन डी निपात। तो जो किसी भी वाक्य के अंदर प्रयोग किए जाते हैं और उसके भाव को बल प्रदान कर देते हैं तो उसे कहते हैं निपात। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो कहलाते हैं निपात। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। का गा जा फा धुनिया है। तो का गा जा फा धुनिया है किसकी धुनिया है? ए संस्कृत की, बी अरबी फारसी की, सी दक्षिणी भाषाओं की और डी अंग्रेजी की। तो जो का गा जा फा जो धुनिया है वो अरबी फारसी की धुनिया है। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरबी फारसी की धुनिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? नारी स्वर में कौन सी संधि है? नारी स्वर में कौन सी संधि है? तो नारी प्लस ईश्वर बनेगा संधि विच्छेद इसका। ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन 2 वृद्धि संधि, ऑप्शन 3 गुण संधि, ऑप्शन 4 अयादि संधि। तो नारी स्वर में जो संधि है वो कौन सी संधि होगी? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो नारी स्वर में जो संधि है वो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, दीर्घ संधि इसके अंदर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? चाबी किस भाषा का शब्द है? तो चाबी किस भाषा का शब्द रूप है, यानी कि किस भाषा का शब्द है? बताइए चाबी। चाबी की अगर बात करें हम तो ए अंग्रेजी भाषा का है, बी तुर्की भाषा का है, सी पुर्तगाली भाषा का और डी फारसी भाषा का है। तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चाबी शब्द जो है वो पुर्तगाली भाषा का है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुर्तगाली भाषा।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विधुदय में कौन सी संधि है? तो विधु प्लस उदय है, विधु प्लस उदय है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन 2 अयादि संधि, ऑप्शन 3 दीर्घ संधि, ऑप्शन 4 वृद्धि संधि। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। तो विधु प्लस उदय हो जाएगा, तो जब छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनाते हैं तो वहाँ पर दीर्घ संधि होगी। तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, दीर्घ संधि। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले को, वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा कौन सा क्रिया विशेषण है? वह थोड़ा बीमार है, तो इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? थोड़ा शब्द में विशेषण बताएं। थोड़ा हो, ज़्यादा हो, कम हो, अधिक हो, तो इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा? ऑप्शन ए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन में परिमाणवाचक हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा थोड़ा शब्द में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य क्या कहलाते हैं? तो जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है तो लिंग वचन कर्ता के अनुसार वे वाक्य क्या कहलाते हैं? तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए कर्मवाच्य, ऑप्शन बी कृतवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य, ऑप्शन डी सरल वाक्य। तो वो वाक्य क्या कहलाते हैं? जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन कर्ता के अनुसार वे वाक्य क्या कहलाते हैं? तो वे वाक्य कर्तृवाच्य कहलाते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्तृवाच्य कहलाते हैं, यानी कृतवाच्य कहलाते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, तो राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? तो बताएं क्रिया का कौन सा रूप है इस वाक्य के अंदर? ऑप्शन ए पूर्णकालिक क्रिया, ऑप्शन बी प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन सी संयुक्त क्रिया, ऑप्शन डी अपूर्ण क्रिया। तो जब किसी के द्वारा किसी से कार्य कराया जाता है तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया को प्रवृत्त करता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? यानी कि कहने का तात्पर्य है, एक क्रिया समाप्त होने के बाद उसी क्षण दूसरी क्रिया शुरू हो जाए तो वह क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए सहायक क्रिया, ऑप्शन बी नामबोधक क्रिया, ऑप्शन सी पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन डी भूतकालिक क्रिया। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो वह क्रिया क्या कहलाती है? तो वह क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए सत्या प्लस गृह, ऑप्शन 2 सत्य प्लस आग्रह, ऑप्शन 3 सत्य प्लस गृह, ऑप्शन 4 सत्य प्लस आग्रह। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सत्य प्लस आग्रह। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, सत्य प्लस आग्रह। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साधु ऊर्जा में कौन सी संधि है? तो साधु प्लस ऊर्जा में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए अयादि संधि, ऑप्शन 2 वृद्धि संधि, ऑप्शन 3 दीर्घ संधि, ऑप्शन 4 गुण संधि। तो साधु प्लस ऊर्जा में कौन सी संधि है? तो साधु प्लस ऊर्जा में जो संधि है वो है दीर्घ संधि। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, दीर्घ संधि। साधु प्लस ऊर्जा इसका संधि विच्छेद बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अम्बुज किस शब्द रूप का प्रकार है? तो अम्बुज किस शब्द रूप का प्रकार है? कौन से शब्द का है? ऑप्शन ए योग रूढ़, ऑप्शन बी योगिक, ऑप्शन सी तद्भव, ऑप्शन डी तत्सम। तो अम्बुज शब्द जो है वो किस शब्द रूप का प्रकार है? तो अम्बुज शब्द की बात करें तो अम्बुज का होता है कमल अर्थात कीचड़ में खिलने वाला। तीसरा अर्थ, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, युग रूढ़ शब्द हो जाएगा अम्बुज शब्द। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लक्ष्मीक्षा में कौन सी संधि है? लक्ष्मीक्षा में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए तो लक्ष्मी प्लस इच्छा, इसका क्या बनेगा? संधि विच्छेद बनेगा। तो ए दीर्घ संधि है, 2 वृद्धि संधि है, 3 गुण संधि है, 4 अयादि संधि है। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो लक्ष्मी प्लस इच्छा बराबर क्या बनेगा? लक्ष्मीक्षा। तो इसमें दीर्घ संधि है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, दीर्घ संधि। आइए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित वाक्यों में से किस में अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया है, तो किस में है अकर्मक क्रिया?
अकर्मक क्रिया की बात करें, ऑप्शन ए शिशु सो रहा है, ऑप्शन बी बालक खेल रहा है, ऑप्शन सी छात्र पढ़ रहा है, ऑप्शन डी छात्र लिख रहा है। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, इसमें से अकर्मक क्रिया क्या है। तो अकर्मक क्रिया की बात करें तो क्या किसको का उत्तर ना मिले, अकर्मक क्रिया क्या किसको का उत्तर मिल जाए। सकर्मक क्रिया तो शिशु सो रहा है, क्या सो रहा है, शिशु सो रहा है, लेकिन शिशु क्या है, करता है यहाँ पर, तो इसलिए इस वाक्य का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अकर्मक क्रिया तो शिशु सो रहा है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सार्थक शब्द को पहचानिए। तो इसमें से सार्थक शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए बीना, ऑप्शन बी बाना, ऑप्शन सी बाय, ऑप्शन डी दाना। तो बीना, आय, वाय, चाय, नाय, खाए, ये कैसे शब्द है, ये सार्थक शब्द नहीं है। और दाना क्या है, ये सार्थक शब्द है। दाना क्या सार्थक शब्द है। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। भाववाचक संज्ञा बतानी है आपके लिए। ऑप्शन ए पंडित, ऑप्शन बी मित्रता, ऑप्शन सी चलना, ऑप्शन डी इच्छा। तो इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो भाववाचक संज्ञा की बात करें तो कौन सी है, मित्रता। मित्रता क्या है, भाववाचक संज्ञा है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है। तो तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है। ऑप्शन ए पूर्णांक बोधक विशेषण, ऑप्शन बी आवृत्तिवाचक विशेषण, ऑप्शन सी गणनावाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी क्रमवाचक विशेषण। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे शब्दों में जो विशेषण होता है वो क्रमवाचक विशेषण होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, क्रमवाचक विशेषण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शब्द भाववाचक का उदाहरण है। तो भाववाचक बताना है आपको, क्या बताना है, भाववाचक। तो भाववाचक कौन सा है। ऑप्शन ए मैंने पुस्तक पढ़ी, बी पुस्तक पढ़ी जाती है, सी आम खाया जाता है, डी धूप में चला नहीं जाता। तो भाववाचक वाच्य क्या होते हैं, भाववाच्य क्या होते हैं, ऐसे वाक्य जिनके अंदर क्या हो, क्षमता ना हो तो वे वाक्य भाववाच्य कहलाते हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। धूप में चला नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, तुमसे लिखा नहीं जाता, उनसे खाया नहीं जाता, ऐसे वाक्य भाववाच्य कहलाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सर्वनाम है। यानी कि इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। ऑप्शन ए प्रश्नवाचक सर्वनाम, और ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी संबंध निजवाचक सर्वनाम। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो अपने आप, जब अपने आप काम करने की बात करें तो अपने आप का मतलब है निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। तो नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। ऑप्शन ए संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण। तो नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। तो नीली साड़ी की अगर हम बात करें तो नीली साड़ी हो, पीली साड़ी हो, लाल साड़ी हो, यानी कि उसकी विशेषता बताई जा रही है। जब किसी की विशेषता बताई जाए, जब किसी की विशेषता बताई तो वहाँ पर विशेषण होगा, लेकिन कैसा उसके गुण के बारे में बताया जाए, उसके गुण के बारे में बताया जाए तो वहाँ पर होगा गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो इसमें से कौन सा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए मनुष्य, ऑप्शन बी सुंदर, ऑप्शन सी जवान, ऑप्शन डी बालक। तो कौन सा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो सुंदर शब्द जो है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुंदर शब्द जो है वो विशेषण है, ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन बताना है आपको, द्वित्व व्यंजन या द्वित्व ध्वनियाँ बतानी है आपको। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी पुनः, ऑप्शन सी उत्साह। तो द्वित्व व्यंजन कौन से कहलाते हैं। द्वित्व व्यंजन वे कहलाते हैं जैसे दिल्ली, बिल्ली, सिल्ली। तो ये क्या कहलाते हैं हमारे 80, 90। तो ये द्वित्व व्यंजन है, क्या है, ये द्वित्व व्यंजन है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिल्ली। क्या है, दिल्ली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है? तो इनमें से कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए क्रोधी, ऑप्शन बी कंटक, ऑप्शन सी चुनौती, ऑप्शन डी राही। तो इसमें से कौन सा विशेषण है? तो विशेषण की बात करें, जो किसी की विशेषता बताए तो क्रोधी होना, क्रोधी होना क्या है? एक विशेषता है, उसकी भी क्या विशेषता है? तो ये विशेषण है। ऑप्शन ए से प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रोधी। क्रोधी क्या है? एक विशेषण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इस वाक्य में चतुर यानी कि कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए पूछो, ऑप्शन बी प्रश्न, ऑप्शन सी विद्यार्थी, ऑप्शन डी चतुर। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो इस वाक्य में जो विशेषण है वो है ऑप्शन डी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा चतुर। चतुर शब्द क्या है? एक विशेषण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बधुर्मी का संधि विच्छेद है। तो बधुर्मी का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए बधु प्लस उर्मी, ऑप्शन दो बधु प्लस ऊर्मी, ऑप्शन सी बधु प्लस ऊर्मी, ऑप्शन चार बधु प्लस ऊर्मी। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? बधुर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बधुर्मी का जो संधि विच्छेद है वो बनेगा बधु प्लस ऊर्मी। ऑप्शन दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बधु प्लस ऊर्मी। यदि बधु की जगह लघुर्मी होता तो लघु भैया ऐसे लिखा जाता है, तो लघु पर जब छोटी ऊ की मात्रा लगती तो इसलिए लघुर्मी का संधि विच्छेद बनेगा वो लघु प्लस ऊर्मी बनेगा, लघु प्लस ऊर्मी बनेगा, ऊर्मी। और बधुर्मी का जो संधि विच्छेद बनेगा वो बधु प्लस ऊर्मी बनेगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष, शोक आदि भावों से होता है, आदि भावों से होता है, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विस्मयादि बोधक, ऑप्शन बी संबंध सूचक अव्यय, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी समुच्चय बोधक। तो बताइए जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष, शोक आदि भावों से होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा विस्मयादि बोधक अव्यय। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करें, जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी नहीं होती कि वे कहाँ से लिए गए उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी नहीं होती कि वे कहाँ से लिए गए हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए विदेशी शब्द, ऑप्शन बी देशज शब्द, ऑप्शन सी तद्भव शब्द, ऑप्शन डी तत्सम शब्द। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी नहीं होती वे कहाँ से लिए गए हैं तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? तो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन के आंसर की अगर हम बात करें तो ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा देशज शब्द। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित शब्द में देशज शब्द का कौन सा है? इसमें से देशज शब्द बताना है आपको। ए हाथ, बी कमल, सी लोटा और डी पैर। तो बताएं देशज शब्द क्या है? तो धड़ाम क्या है? धड़ाम है, धड़ाम है, टांग है, क्या है? धड़ाम है, टांग है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता वो कहाँ से लिए गए हैं तो इन शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा लोटा। लोटा शब्द क्या है? देशज शब्द है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? महादेव कौन सा शब्द है? तो महादेव में कौन सा शब्द है? ए यौगिक शब्द है, बी योगरूढ़ शब्द है, सी रूढ़ शब्द है, डी तत्सम शब्द है। तो महादेव में कौन सा शब्द है? तो महादेव में शब्द की अगर आप बात करें, महादेव में शब्द की अगर हम बात करें तो इसमें यौगिक शब्द है। ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा यौगिक शब्द। महा प्लस देव, महा प्लस देव तो दो शब्दों से मिलकर बना है तो यौगिक शब्द हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करें, रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से आपको रूढ़ शब्द बताना है। ऑप्शन ए विषमभर, ऑप्शन बी परिग्रहण, परिग्रहण, ऑप्शन सी शूल, ऑप्शन डी लंबोदर। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। रूढ़ शब्द की अगर हम बात करें तो ऐसे शब्द जिनके टुकड़े करें तो उनका कोई सार्थक अर्थ ना लिख रहे। यौगिक शब्द तो ऐसे शब्द जिन जो दो शब्दों से मिलकर बने हो। योगरूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिनका तीसरा अर्थ निकलता हो, अर्थात जैसे बहुव्रीहि समास। तो हमें यहाँ पर पूछ रहा है रूढ़ शब्द का चयन कीजिए इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो रूढ़ शब्द की अगर हम बात करें तो वो क्या है? विष प्लस अंबर, परि प्लस ग्रहण, लंबा प्लस उदर। इसका मतलब क्या है बच्चा? कौन सी
सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सूल। सू प्लस ला, सू प्लस ला, इनका अगर हम अर्थ अलग अलग निकालें तो कोई भी अर्थ इसका नहीं निकलेगा, इसलिए ऋण शब्द बन जाएगा सूल। क्या बन जाएगा? सूल। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों हिंदी से संबंधित संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, अव्यय, वाच्य और संधि से संबंधित प्रश्न थे, आपको पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।